हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस में। तो अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस में जितने भी बच्चे अभी नए आए हैं, नए वीडियो को देख रहे हैं, एक बार चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी लोग जान रहे होंगे कि मैंने जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ उस सब्जेक्ट का पहले सिलेबस दे देता हूँ, ताकि आगे उसको पढ़ने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। ठीक है, और उस कठिनाई को नहीं होने के लिए ही मैं सिलेबस को दे देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि सिलेबस में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो उसी प्रकार मैंने इतिहास का सिलेबस के साथ साथ मैंने पूरा एसएसटी का सिलेबस ही दे दिया है कि इतिहास से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, भूगोल से कैसे सवाल पूछे जाते हैं, और अन्य जितने भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है सबका सब आपको सिलेबस में मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए उसमें भी आप लोग को आज मैं पढ़ाऊंगा इतिहास। और इतिहास में मैं आज पढ़ाने वाला हूँ यूरोप में राष्ट्रवाद, जो कि बिल्कुल क्लास 10th के लिए होने वाला है। ठीक है, चलिए आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि इतिहास क्या है। ठीक है, इतिहास क्या है। ठीक है, पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि इतिहास क्या है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक आप लोग को लेकर चलना होगा। ठीक, तो इतिहास क्या है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इतिहास जो है पुराने समय में जितने भी घटित परिघटना है, ठीक है, जितने भी घटित परिघटना है, सभी परिघटनाओं के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं जी, इतिहास कहते हैं। ठीक है, और अगर देखा जाए तो इतिहास का जनक कौन है, सबसे पहले इतिहास को लिखा किसने, इतिहास को लिखना शुरू किया किसने। ठीक है, तो हेरोडोटस हेरोडोटस ने इतिहास को सबसे पहले, यानी कि इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। ठीक है ना, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इतिहास कहते हैं पुराने समय में घटित परिघटनाओं को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। ठीक है, आइए उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि इतिहास को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए और समझने के लिए 3 पार्ट्स में विभाजित किए गए हैं, सामान्यतः 3 पार्ट्स में। ठीक है, तो इतिहास को 3 पार्ट्स, कितने पार्ट्स में जी, 3 पार्ट्स में विभाजित किए गए हैं। ठीक है, और वो पार्ट्स कौन कौन हैं, एक है प्राचीन इतिहास। ठीक है, क्या है जी, प्राचीन इतिहास है, क्या है, प्राचीन इतिहास। और दूसरा आपको हो जाता है मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास है ना, मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास के बाद अगर ये है पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो जाएगा तीसरा, क्या, आधुनिक इतिहास। क्या है, आधुनिक इतिहास। ठीक है ना, आधुनिक इतिहास। ठीक है, ये पहला हो जाएगा प्राचीन इतिहास, दूसरा हो गया मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हेरोडोटस इतिहास का जनक, इतिहास पुराने समय में घटित परिघटनाओं के बारे में अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, और प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, 3 भागों में इतिहास को बांटा गया है। ठीक है, और उसके बारे में बाद अगर बात किया जाए तो इतिहास में हम लोग को पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूरोप है क्या, यूरोप है क्या प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यूरोप है एक महादेश, यूरोप क्या है, एक महादेश है। ठीक है ना, यूरोप क्या है, एक महादेश है। ठीक है, और यूरोप जो है महादेश है जिसमें जो एक कई देशों का एक समूह होता है। महादेश किसे कहते हैं, कई देशों के समूह को क्या कहते हैं, महादेश कहते हैं। अगर देखा जाए तो महादेश जो है अभी कितने हैं, महादेश कितने हैं। ठीक है, एक सवाल हो सकता है कि महादेश कितने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि महादेश जो है 7 है, 7 है। ठीक है, महादेश कितने हैं जी, 7 है। ठीक है, तो सबसे बड़ा महादेश के रूप में हम लोग जानते हैं किसको, एशिया को जानते हैं, है ना, एशिया को जानते हैं, जिस एशिया में हमारा भारत अभी अवस्थित है। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा महादेश के रूप में भी देखा जाता है। दूसरा नंबर अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो दूसरा नंबर में आप लोग को हो जाता है अफ्रीका। ठीक है, दूसरा नंबर में हो जाता है क्या, अफ्रीका हो जाता है। ठीक है, अगर तीसरा नंबर का बात किया जाए तो आप लोग को हो जाता है उत्तरी अमेरिका। तीसरा नंबर में क्या होता है, उत्तरी अमेरिका, क्या हो जाता है, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, चौथा नंबर में क्या हो जाएगा, उत्तरी के बाद में आपको दक्षिणी हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, क्या हो जाएगा जी, दक्षिणी अमेरिका। ठीक,
पांचवा नंबर अगर बात किया जाए फिर बच्चों, पांचवा नंबर का बात किया जाए तो पांचवा हो जाएगा अंटार्कटिका। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका हो जाएगा। क्लियर? अंटार्कटिका। और छठा का अगर बात किया जाए तो छठा नंबर में आपको आता है यूरोप, जिसके यूरोप के राष्ट्रवाद के बारे में हमें पढ़ना है, यूरोप आता है। ठीक है। अगर सातवां नंबर का बात किया जाए तो सबसे छोटा महादेश के रूप में देखा जाता है किसको? ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को देखा जाता है। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। सबसे बड़ा महादेश कौन है? एशिया है। ठीक है, जिसमें भारत अवस्थित है। ठीक। उसके बाद आता है अफ्रीका। क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने लिख दिया है, आप लोग को ऐसे भी याद कर सकते हैं आप लोग। तीसरा नंबर उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी के बाद दक्षिणी आता है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद आता है आप लोग को अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद आ जाता है यूरोप, और यूरोप के बाद में सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। सवाल आपको ऐसे भी पूछा जाता है आपके परीक्षा में कि सबसे बड़ा महादेश कौन है। ठीक है, फटाफट आप लोग लगा सकते हैं एशिया में, एशिया जिसमें भारत अवस्थित है। ठीक। उसके बाद सबसे छोटा अगर महादेश के रूप में अगर पूछ दिया जाए तो ये हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और महादेश को एक और नाम से जाना जाता है, इसे हम लोग महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महाद्वीप। क्या कहते हैं जी? महाद्वीप के नाम से भी हम लोग जानते हैं किसको? महादेश को। क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग इतना सारा चीज समझ लिया आप लोग, एक बार रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है। इतिहास पुराने समय में घटित परिघटनाओं के बारे में अध्ययन को कहते हैं, जिसका जनक, इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास को भली भांति अध्ययन करने के लिए हमें 3 भाग में बांट दिया गया है। ठीक है। एक है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। क्लियर है? उसके बाद यूरोप। यूरोप के बारे में समझना है तो यह एक महादेश है। ठीक है, महादेश है, इसे महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है। तो 7 महादेशों के बारे में अगर बात किया जाए तो 7 महादेश इस प्रकार से आप लोगों को मिल जाएंगे। इसे याद रखना मस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद आप लोग इसे अवश्य रखेंगे। ठीक है। अगर आप लोग के माइंड में अगर एक सवाल और उठ रहा होगा कि आखिर यूरोप जो है अगर कई देशों का समूह है तो इसमें देश है कितने प्यारे बच्चों? ठीक है, यूरोप में देश है कितने? तो यूरोप में जो है ना कुल मिलाकर 50 देश है। ठीक है, 50 देश है, लेकिन 44 देशों की राजधानी, 44 देशों की राजधानी है ना, 44 देशों की राजधानी कहाँ है प्यारे बच्चों? तो यूरोप में है, यूरोप में है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इसको कंफ्यूजन में मत होना आप लोग। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि 50 कुल देश है, लेकिन 44 देशों की राजधानी कहाँ है बच्चों? कहाँ है बच्चों? तो यूरोप में है। ठीक है, इसलिए कई जगह ये भी लिखा जाता है कि यूरोप में कुल मिलाकर 44 देश हैं, बट नहीं प्यारे बच्चों, यूरोप में कुल मिलाकर 50 देश हैं। क्लियर? चलिए, तो इतना सारा चीज आप लोग समझ चुके होंगे। तो उसके बाद हम लोग समझेंगे कि आखिर राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है ना, राष्ट्रवाद क्या है प्यारे बच्चों? ठीक है ना, तो चलिए राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग समझते हैं आगे। ठीक है, इतना सारा चीज सभी बच्चे क्लियर कर लेंगे। थोड़ा सा जिन बच्चों को नोट नहीं करना है स्क्रीनशॉट करके अपने फोन में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला हम लोग का पॉइंट होगा राष्ट्रवाद। ठीक है, इतिहास के बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं, इतिहास का जितना भी डिटेल्स है मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, अगला पॉइंट है राष्ट्रवाद। ठीक है, राष्ट्रवाद है ना, राष्ट्रवाद। ठीक है, तो राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? तो अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे इंडिया वालों को जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ इंडिया में, तब क्या हुआ? यहाँ से अंग्रेजों का पतन हो गया। ठीक है, 200 सालों के बाद 200 सालों के बाद जब अंग्रेज 200 साल शासन किए थे। कितना साल? अंग्रेजों का शासन कितना हुआ था जी? 200 साल। ठीक है, अंग्रेजों का शासन। ठीक है, अंग्रेजों का शासन जो है भारत में 200 साल हुआ था। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। क्यों आज़ाद हुआ? इंडिया वालों में क्या हुआ ना कि राष्ट्रवाद की भावनाएं जगी, और भावना जब जगी तो ये लोग क्या किए? अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को दिखाने लगे, अगाध प्रेम को दिखाए, और क्या हुआ ना कि ये लोग अंग्रेजों को यहाँ से भगाने की प्रयत्न करने लगे। और इस कारण जो है अंग्रेज यहाँ से 200 सालों के शासन के बाद यहाँ से अपने स्थान पर चले गए, जहाँ उन लोग का देश था, उन लोग अपने राष्ट्र में चले गए। ठीक है, तो राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? अपने देश के प्रति
अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को क्या कहते हैं जी? राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आइए अब बात किया जाए यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद जब होने वाला था तो यूरोप में राष्ट्रवाद तो पुनर्जागरण के काल से ही शुरू हो चुका था, ठीक है, पुनर्जागरण के काल से ही शुरू हो चुका था। लेकिन यह आप लोग को होते होते हुआ एक चीज कि यह जो है पूरा तरह से राष्ट्रवाद उसमें उत्पन्न हुआ 1789 ईस्वी में, ठीक है। धीरे धीरे चलता गया, यह भावना धीरे धीरे उत्पन्न होता गया, लेकिन 1789 ईस्वी में पूर्ण रूप से उत्पन्न हो गया। और ये भावना जो है ना, कब से शुरू हुआ था? पुनर्जागरण काल से। पुनर्जागरण के काल से ही शुरू हो चुका था। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं कि पूरा एक क्लास में केवल हिस्ट्री का आप लोग को डिटेल्स देते हैं, ठीक है, लेकिन मैं बिना देरी किए हुए मैं चैप्टर को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए ठीक है, पुनर्जागरण के काल से ही शुरू हो चुका था। तो आप लोग कहेंगे कि आखिर ये पुनर्जागरण क्या है? जिस समय कांसा को खोजा गया था उसे हम कांस्य युग कहते हैं, जिस समय तांबा को खोजा गया था हम लोग ताम्र युग कहते हैं। आखिर भैया ये पुनर्जागरण काल कौन सा है? पुनर्जागरण काल कौन सा है बच्चों? तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि पुनर्जागरण का काल 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी से और 17वीं शताब्दी के बीच के समय को हम लोग क्या कहते हैं जी? तो पुनर्जागरण का काल कहते हैं, ठीक है। लेकिन 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक ये धीरे धीरे चल रहा था, स्लोली मोशन में चल रहा था, ठीक है। लेकिन ये जो है ना 1789 में जाकर के पूर्ण रूप से जागृत हुआ। क्या? राष्ट्रवाद की भावना। कहाँ? तो लोगों में, ठीक है। और जैसे ही जागृत हुआ उसके बाद हुआ ये कि एक उसमें शासक था कौन? नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन था, ठीक है। ये क्या चाहता था? यही चाहता था कि इन लोगों में जो है राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो, ठीक है, उत्पन्न हो। और जब उत्पन्न नहीं हो रहा था तो तरह तरह का आक्रमण इसने करना शुरू कर दिया था, ठीक है, और तरह तरह का आक्रमण करना इसने शुरू कर दिया, ठीक है। और नेपोलियन इस आक्रमण में, यहाँ के आक्रमण में वहां तरह तरह के क्या होने लगे जी? आक्रमण होने लगे। और इस आक्रमण में नेपोलियन का योगदान सबसे अधिक था, ठीक है। किसका योगदान? नेपोलियन का योगदान सबसे अधिक था। और इसने क्या किया ना कि फ्रांसीसी राजनीति को, किस राजनीति को? फ्रांसीसी राजनीति को इतना सरल बना दिया, इतना ना सरल बना दिया कि इसने क्या किया कि अखबारों और सड़कों पर इतना सर्वसाधारण वस्तु का रूप दे दिया कि यूरोप कई राज्यों में नेपोलियन के समय ही बंट गया, ठीक है, कई राज्यों में बंट गया, ठीक है। और बंटने के बाद इसने क्या किया कि जर्मनी और इटली को क्या किया कि भौगोलिक नामों की परिधि से दूर कर दिया। किसको? इटली और जर्मनी को, ठीक है, इटली और जर्मनी को क्या किया कि भौगोलिक परिधियों से दूर कर दिया, ठीक है, बाहर कर दिया, ठीक है। और यह जो है ना एक राजनैतिक रूपरेखा का अर्थ होता है ना कि राजनीति में ये क्या हुए ना कि बहुत अधिक लीन हो गए, ठीक है, बहुत अधिक क्या हो गए? लीन हो गए। कौन कौन? इटली और जर्मनी, ठीक है। भौगोलिक नामों की परिधि से किसको बाहर किया गया था? इटली और जर्मनी को, ठीक है। और जब इन दोनों को अलग कर दिया गया तो आप सभी लोग जानते होंगे पहले से कि जब किसी समूह में से, मान लीजिए कि बहुत सारा डाकुओं का एक समूह है, उसमें से 2 डाकुओं को अगर अलग कर दिया जाता है तो दोनों के एकीकरण का, ठीक है, एकीकरण,
दोनों के एकीकरण का मार्ग क्या होता है? मार्ग क्या होता है? प्रशस्त हो जाता है। मार्ग क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रशस्त हो जाता है, यानी कि रास्ता जो है ना खाली मिलता है और वे दोनों एक दूसरे से एकीकरण में क्या हुए कि संलिप्त हो गए और ये दोनों एक हो गए। ठीक है, और उसके बाद हुआ एक चीज कि ये दोनों जाकर के शक्तियां एक जगह एकत्र हुई। कहाँ पे एकत्र हुई जी? कहाँ पे? तो देश ये दोनों शक्तियां जाकर के वियना में, कहाँ? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, यहां दिखाई दे रहा है। ये दोनों शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी, ठीक है, राजधानी कहाँ पे? वियना में। कहाँ जाकर एकत्र हुई? वियना में। ठीक है, कब? तो 1815 ईस्वी में। ठीक है, 1815 ईस्वी में ये दोनों जाकर के, ये दोनों के साथ साथ इन दोनों के साथ और भी जो शक्तियां थी जाकर के क्या हुई? एकत्र हो गई। ठीक है, और जैसे ही एकत्र हुई तो इनका अब आखिर मकसद क्या था? ठीक है, इनका मकसद क्या था प्यारे बच्चों? इनका जो है उद्देश्य क्या था? ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इन शक्तियों का वियना में जो शक्तियां एकत्रित हुई थी 1815 ईस्वी में, इनका उद्देश्य क्या था? ठीक है ना, चलिए अब हम लोग देखेंगे आखिर इनका उद्देश्य क्या था। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था? देखिए, नेपोलियन जो था बहुत ही खचड़ा टाइप का आदमी था। ठीक है, और नेपोलियन जो था, जब ये यूरोप में राष्ट्रवाद सभी जब लोग होना चाहते थे, देखिए राष्ट्रवाद को हम लोग, राष्ट्रवाद का अर्थ होता है ये लोग गणतंत्र और प्रजातंत्र का निर्माण करना चाहते थे, प्रजातंत्र का निर्माण करना चाहते थे। लेकिन नेपोलियन ये सोच रहा था कि अगर प्रजातंत्र बन जाता है तो प्रजातंत्र का अर्थ होता है राजा रहित राज्य। ठीक है, यानी कि उसमें राजा कोई नहीं रहेगा, शासन किसका चलेगा? गणतंत्र और प्रजातंत्र का। ठीक है, इसलिए तरह तरह का युद्ध कर रहा था। आप लोग पहले ही सुने होंगे, अंग्रेजों का एक नीति था कि फूट डालो और राज करो। ठीक है, लेकिन वे लोग फूट भी नहीं डाल पाए और राज भी नहीं कर पाए, केवल 200 साल राज किए और एकता की भावना जगी हमारे इंडिया वालों में, भारतीयों में, और हमारा क्या हुआ? सभी राष्ट्रवादी हो गए, यानी अपनी देश के प्रति उनमें प्रेम की भावना जगी। और 200 सालों के बाद अंग्रेजों ने यहां से क्या हुआ? अंग्रेजों ने यहां से पलायन कर गए। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये नेपोलियन नहीं चाहता था कि यहाँ पे राष्ट्रवाद का भावना किसी भी प्रजा में जगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हुआ एक चीज कि 1815 में वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया। ठीक है, और एक फिर नया नेता के रूप में उभर कर आया, कौन? ये मेटरनिख। ठीक है, मेटरनिख ने, और मेटरनिख ने क्या किया कि एक बहुत बड़ा, जैसे हमारे अगल बगल में होता है पंचायत, तो पंचायत होता है, उसमें पंचायत भवन में जो मेन नेता होते हैं जैसे मुखिया, ठीक है, मुखिया जा करके बैठते हैं, मुखिया। ठीक है, तो मुखिया जा करके बैठते हैं, तो उसमें जो है ना मेन नेता के रूप में एक उभर कर आया मेटरनिख, जो कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑस्ट्रिया का। ठीक है, ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर चांसलर किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए चांसलर कोई भी गवर्नमेंट पब्लिक नहीं होता है, कोई भी गवर्नमेंट स्टाफ नहीं होता है। ठीक है, कॉलेज जिसके अध्यक्षता में चलता है। ठीक है, अपने भारत में चांसलर मतलब अगर अलग तरीके से देखा जाता है। ठीक है, भारत में अगर चांसलर की बात की जाए तो कॉलेज का जो मुख्य आदमी होता है, मुख्य अधिकारी होता है, उसे चांसलर कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अन्य देशों में देखा जाए तो कई देशों में होता है ना कि जो मुख्य नेता होता है, ठीक है, अपने सदन का जो मुख्य नेता होता है ना, उसे चांसलर कहते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था, यहाँ पे ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था मेटरनिख, ये किसी कॉलेज का मुख्य अधिकारी नहीं था। ये जो था ना,
अपने देश का, अपने राष्ट्र का मुख्य क्या था, मुख्य एक व्यक्ति था, केवल एक व्यक्ति था, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता में वहां के सारे कार्यों को किया जाता था, ठीक है, वहां के सारे कार्यों को किया जाता था, ठीक है। अब इसने जब आया फिर अपने कदम को आगे बढ़ाया, और उस समय क्या हुआ ना कि जब इसने अपने कदम को आगे बढ़ाया उस समय क्या हुआ कि नेपोलियन का पतन हुआ, ठीक। और जैसे ही नेपोलियन का पतन हुआ तो उस समय एक प्रतिक्रियावादी नेता के नाम से भी इसे जाना जाता है। प्रतिक्रियावादी, बहुत ही प्रतिक्रियावादी था। यानी प्रतिक्रियावादी का मतलब ये होता है, वो सुने होंगे ना कि जान जाए प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। तो उसी प्रकार का यह नेता था मेटरनिख, ठीक है। यानी कि घोर प्रतिक्रियावादी नेता था, यानी कि अपने वचन पर अटल रहने वाला, ठीक है। और इसने भी जब अपने कदम को आगे बढ़ाया तो कुछ देशों को जो है ना अलग अलग भाग में इसने बांट दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं शक्तियों को मिलकर ऐसी व्यवस्था है क्या। चलिए, जैसे एक सम्मेलन हुआ जिसमें कौन कौन देश शामिल हुआ, देखिए ब्रिटेन आया, मेटरनिख की अध्यक्षता में ही यह सम्मेलन होने वाला था, जिसमें कौन कौन आया, ब्रिटेन आया, आपको रूस आया, ठीक है, रूस, ठीक है। उसके बाद प्रशा आया, और प्रशा के बाद में अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रिया जैसे देश इसमें क्या हुए, शामिल हुए, ठीक है। ऑस्ट्रिया जैसे देश इसमें शामिल हुए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ ना कि नेपोलियन ने जितना भी युद्ध के साथ सारे व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया था, इन लोगों का ये था कि सबसे पहले उस व्यवस्था को हमें क्या करना है, सुधारना है, ठीक है, और व्यवस्था को सुधारना है। लेकिन बच्चों मेटरनिख ने भी एक चाल चला और राष्ट्रों को जो है कई राज्यों में विभाजित कर दिया, ठीक है। तो देखिए सिसिली और नेपल्स के राज्यों को क्या किया कि बुर्बो वंश के एक सम्राट थे, जानते हैं बुर्बो वंश के सम्राट कौन थे, बुर्बो वंश के सम्राट, है ना, सम्राट जो जिसका नाम क्या था, फर्डिनेंड था, ठीक है, फर्डिनेंड, है ना, फर्डिनेंड को दे दिया था। कौन कौन, सिसिली और नेपल्स के राज्यों को बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया, ठीक है। और अगर आगे बात किया जाए तो रोम और उसके आसपास के जितने भी राज्य थे, रोम और उसके आसपास के राज्य, रोम और उसके आसपास के राज्य, उसके आसपास जितने भी राज्य थे उसको किसे दे दिया था, पोप को दे दिया, किसे दे दिया, पोप को, ठीक है। और फिर अगर देखा जाए पोप को दे दिया था और लोम्बार्डी और वेनेशिया पर, फिर अगला अगर पॉइंट देखा जाए तो लोम्बार्डी और वेनेशिया पर, वेनेशिया है ना, लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम कर दिया, ऑस्ट्रिया को बोल दिया कि ऑस्ट्रिया का प्रभुता कायम कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो परमा मोडेना और टस्कनी, मोडेना और टस्कनी को किसे दे दिया, परमा मोडेना और टस्कनी को एक वहां पे व्यक्ति था, जानते हैं, टस्कनी के ही प्रांत में एक व्यक्ति आता था, उसका नाम था हैब्सबर्ग। क्या नाम था, हैब्सबर्ग को दे दिया था, ठीक है। अगर आपके परीक्षा में सवाल पूछा जाए कि परमा मोडेना और टस्कनी को किसके अंतर्गत रखा जाता था,
किसको दे दिया गया था? तो हैब्सबर्ग को दे दिया गया था। किसको? हैब्सबर्ग। लोम्बार्डी और वेनेशिया को किसे दे दिया गया था? तो ऑस्ट्रिया को सौंप दिया गया था। ठीक है, अब यहां देखिए, रोम और उसके आसपास के राज्य को किसे दे दिया था? पोप को दे दिया गया था। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना। चलिए, और इसके बाद क्या हुआ कि और धीरे धीरे ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया वेनेशिया पर और लोम्बार्डी पर। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक घोषणा पत्र लिखा गया किसके द्वारा? तो इसी सम्राट ये कौन था जी? मेटरनिक के द्वारा। ठीक है, मेटरनिक के द्वारा एक घोषणा पत्र लिखा गया। ठीक है, एक घोषणा पत्र दिया गया कि हमें, एक घोषणा पत्र क्या दिया गया? घोषणा पत्र दिया गया कि हमें राष्ट्रवाद की उत्पत्ति नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? राष्ट्रवाद बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए, उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अब प्रजा ने क्या किया कि विद्रोह कर दिया। क्या किया? प्रजा ने विद्रोह कर दिया। और इसी समय एक बहुत ही बड़ा क्रांति का रूप लेकर के और उत्पन्न हुआ। सभी प्रजा जानते हैं क्या? इसी क्रांति को हम लोग नाम देते हैं 1830 की क्रांति। 1830 की क्रांति। ठीक है, 1830 की क्रांति। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का थोड़ा सा डिटेल्स देखे हैं। इसके बाद हम लोग 1830 की क्रांति से लेंगे क्लास। जय हिंद।